Hello students. So, we are meeting again for our discussion on the subject of quantitative techniques for managers. In this subject, right now we are on unit 3, we are actually about to conclude the third unit, and in this we have studied about different models under operations research. Quantitative techniques is basically the syllabus of this subject is concerned mostly with operations research only, and different models of operations research we have been studying, and today also we will be continuing with one model, that is game theory. So, game theory is the second model that we are considering in unit 3, and as I have already told you earlier also that this is the first model that we are considering, that we are studying, which is which has outward orientation from the organization. The remaining models that we had seen were inward oriented. So, in this model right now we are talking about mixed strategy games. तो मिक्स स्टडी गेम के बारे में हम लोग अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। मिक्स स्टडी गेम्स के बारे में हम लोग पहले जो बात की है वो ये बात की है कि सबसे पहला जो काम हम करेंगे, अगर मिक्स स्टडी गेम है, अगर सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का यूज़ करते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का यूज़ करके we try to reduce the number of rows and or number of columns in the payoff matrix for the two players. As you already know, we will be talking about only two player zero sum games. तो अब एक एग्जाम्पल लेकर के, एक गेम का एग्जाम्पल लेकर के हम लोग मिक्स स्ट्रेटजी के बारे में अपनी नॉलेज थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, इसके बारे में अपनी लर्निंग आगे थोड़ी बढ़ाते हैं। तो ये गेम हम लोग पहले भी देख चुके हैं जब हम लोग बात कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस की। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के बारे में जब हम समझ रहे थे तो वी हैड गॉन थ्रू दिस गेम एंड वी हैड यूज्ड दिस गेम, दिस पर्टिकुलर पे ऑफ मैट्रिक्स बिटवीन टू प्लेयर्स ए एंड बी फॉर understanding the principle of dominance, understanding how one particular strategy can be dominating, can dominate another strategy, and what is the meaning of principle of dominance and how we eliminate a strategy that is dominated by another strategy. तो रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरीके से इसको हम लोगों ने देखा था, और एक्चुअली ये जो 4x4 गेम है, हम लोगों ने बात की थी कि अगर मिक्स्ड स्टडी गेम होगा तो फिर या तो वो ऑड्स या एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व होगा, 2x2 अगर मैट्रिक्स हो जाती है, या फिर वो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व होगा अगर रो और कॉलम में से कोई एक चीज़ 2 है और दूसरी चीज़ 2 से ज़्यादा है, या फिर दोनों ही रो और कॉलम अगर दोनों ही 2 से ज़्यादा हैं तो उस केस में हम लोग LPP अप्रोच यूज़ करते हैं। तो ये 4 अलग अलग एक्चुअली मेथड्स हो गए, 3 अलग अलग तरह की मैट्रिसेस हो सकती हैं, पे ऑफ मैट्रिसेस हो सकती हैं, और 4 अलग अलग मेथड्स हो गए, और इन 4 में से 2 मेथड्स हमारे सिलेबस में हैं। तो अगर एक 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 पे ऑफ मैट्रिक्स है, तो उसको हम लोग या तो एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं या ऑड्स मेथड से सॉल्व करते हैं। ऑड्स मेथड जो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। ऑड्स मेथड जो है वो एल्जेब्रिक मेथड से सिंपल होता है, क्योंकि ऑड्स हो चाहे एल्जेब्रिक मेथड हो। मिक्स्ड स्टडी गेम का मतलब क्या है? मिक्स्ड स्टडी गेम अगर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लेयर केवल एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल कर रहा है। एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करने का मतलब होगा कि अगर 2 स्ट्रेटजीज़, कोई भी 2 स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है तो कभी एक को यूज़ करेगा, कभी दूसरी को यूज़ करेगा। तो हमें पता क्या करना है? हमें प्रोबेबिलिटीज़ पता करनी है। हम प्रोबेबिलिटी पता करते हैं कि अगर सपोज़ 2 स्ट्रेटजीज़ केवल हैं A1 और A2, और या फिर इस गेम को एक्चुअली देख ही लें तो उसी से समझें। हमने जब इसको रिड्यूस किया था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का यूज़ करके पिछले सेशन में, तो इस तरह की हमें मैट्रिक्स मिली थी। 4 स्ट्रेटजीज़ जो ए के पास थी, A1, A2, A3 और A4, उसमें से A2 और A3 डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज़ थी, इसलिए वो हट गई मैट्रिक्स में से। और इसी तरह से बी के पास जो 4 स्ट्रेटजीज़ थी, B1, B2, B3 एंड B4, उसमें से B1 और B2 डोमिनेटेड स्ट्रेटजीज़ थी। बी के लिए वो उतनी अच्छी स्ट्रेटजी नहीं थी जितनी कि B3, B4 हैं, इसलिए वो भी रिमूव हो गई थी, और हमें इस तरह से 4x4 से गेम रिड्यूस होकर के एक 2x2 गेम मिल रहा था। तो ये 2x2 गेम हमें मिल रहा है, और अब मतलब क्या हुआ कि ये 2x2 गेम अगर एक मिक्स्ड स्टडी गेम है, और हमने कैसे पता किया ये मिक्स्ड स्टडी गेम है? हम जो ओरिजिनल 4x4 था उसी में हमने पहले पता करने की कोशिश की थी कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, और सैडल पॉइंट क्योंकि एग्जिस्ट नहीं कर रहा था इसलिए हमने कंक्लूड किया कि वो मिक्स्ड स्टडी गेम है। तो पहला स्टेप, इफ़ यू रिमेंबर
फ्रॉम आवर प्रीवियस सेशन कि हमने ये देखा कि सैडल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा स्टेप देखा हमने कि क्या किया, जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमने प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का यूज़ करके और गेम के साइज़ को रिड्यूस किया था और 4x4 से 2x2 पे ले आए थे। अब आगे जो है हमें ये करना है कि इसे सॉल्व करना है और एक्चुअली गेम की वैल्यू पता करनी। तो कभी A1 यूज़ करेगा, कभी A4 यूज़ करेगा, तो कितनी चांसेस हैं A1 को यूज़ करने के, कितने चांसेस हैं A4 को यूज़ करने के, एंड सिमिलरली व्हाट आर द चांसेस ऑफ B यूजिंग B3 एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ B यूजिंग B4। तो चांसेस और प्रोबेबिलिटी, तो वी नीड टू फाइंड दीज प्रोबेबिलिटीज़ एंड ऑब्वियसली व्हेन वी फाइंड दिस प्रोबेबिलिटी, जब हमें पता चल जाए कि A1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, A4 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम गेम की वैल्यू भी पता कर लेंगे, जो एक्सपेक्टेड लॉन्ग रन में वैल्यू जो एक्चुअली होगी। एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं यहाँ पर आ सकती है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू एक तरह से हम निकालते हैं। और B3 और B4 का अगर हमें पता चल जाएगा तो उसी तरह से हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू वहाँ पे भी निकालते हैं। दिस इज़ इन द सेम मैनर एज हम लोग जब जो पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स का पेपर जो देखा होगा, उसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज़। जब अगर कुछ अलग अलग गेंस और अलग अलग लॉसेस की बात होती है, तो वही अप्रोच हमें यहाँ पे भी यूज़ करना होता है। अब एल्जेब्रिक मेथड जो है हमारा, वो सीधे सीधे इन प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करता है और उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेड वैल्यू और गेम की वैल्यू पता करता है। प्रोबेबिलिटी नाम से ही थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो ऑड्स मेथड का जो एडवांटेज है, एल्जेब्रिक मेथड पूरी तरह से प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ऑड्स मेथड का जो एडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी की ज़्यादा कुछ बात ऐसी नहीं करते हैं, कैलकुलेट ज़रूर कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो थोड़ा सा एक सिंपल सा तरीका यूज़ करते हैं, सिंपलिस्टिक तरीका यूज़ करते हैं, मच सिंपलर दैन दी एल्जेब्रिक मेथड, और उससे कम टाइम में यहाँ पर हमें रिज़ल्ट मिल जाता है। तो इसलिए ऑड्स मेथड ही प्रेफर किया गया है मे बी आपके सिलेबस में, और वही हम लोग इसको समझेंगे, देखेंगे। तो देखते हैं कि ऑड्स मेथड है क्या, कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं एक गेम को, 2x2 गेम को यूजिंग दी ऑड्स मेथड। ये ध्यान रहे कि ऑड्स मेथड इज़ ऑब्वियसली एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ 2x2 गेम्स, 2 rows and 2 players, both the players are having 2 players only. तो सॉल्विंग अ 2x2 गेम, एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि दो मेथड्स हमारे पास हैं, ऑड्स मेथड है, एल्जेब्रिक मेथड है। हम लोग ऑड्स मेथड के बारे में बात करेंगे, तो लेट अस मूव ऑन टू दिस पर्टिकुलर मेथड। क्या कह रहा है ऑड्स मेथड? तो जितने भी स्टेप्स हैं, जो भी पूरा प्रोसेस है, इस पर्टिकुलर स्लाइड में एक एक चीज़ लिखी हुई है और बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। इनको एक एक करके फिर अभी हम लोग इस पर्टिकुलर गेम पे जो एग्जाम्पल हमने लिया है उस पर अप्लाई करके भी समझेंगे। तो करना क्या है? सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट पे ऑफ इन ईच रो फ्रॉम द लार्जर वन एंड द स्मॉलर पे ऑफ इन ईच कॉलम फ्रॉम द लार्जर वन। स्मॉलेस्ट नहीं बोलेंगे, स्मॉलर बोलेंगे। ऑब्वियसली दो ही पे ऑफ्स हैं, रो और कॉलम दोनों में। तो जो रो में हमें ये बस देखना है, मतलब कि डिफरेंस निकालना है। ये कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंस निकालना है। सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस में यही डिफरेंस होता है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बड़े में से छोटे को अगर कर रहे हैं तब तो ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। डिफरेंस का मतलब यही है कि डिफरेंस में हम लोग साइन को इग्नोर कर देते हैं, केवल अंतर कितना है वही निकालते हैं। तो और वह मतलब यही हुआ कि जो स्मॉलर वैल्यू है उसको हम लार्जर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यही काम हमें रो में करना है, यही काम हमको कॉलम में करना है। तो सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर पे ऑफ इन ईच रो फ्रॉम द लार्जर वन एंड द स्मॉलर पे ऑफ इन ईच कॉलम फ्रॉम द लार्जर वन। अब जब ये सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जहाँ पर भी ये वैल्यू आ रही है हमें करना क्या है, इसको हम इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज ईच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सब्ट्रैक्टेड नंबर्स फाउंड इन द प्रीवियस स्टेप। तो जिस पर्टिकुलर पहली रो का जो डिफरेंस यानी कि है और जो दूसरी रो का डिफरेंस है, तो पहली वो रो वाला जो डिफरेंस है उसको दूसरी रो के सामने लिख देंगे और दूसरी रो का जो डिफरेंस है उसको पहली रो के सामने लिख दिया जाएगा, और यही काम कॉलम में भी किया जाएगा। तो इंटरचेंज ईच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सब्ट्रैक्टेड नंबर्स फाउंड इन द प्रीवियस स्टेप। अब क्या करना है? तीसरा स्टेप, अगेन कोई ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। पुट ईच ऑफ द इंटरचेंज नंबर्स ओवर द सम ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स। तो डिवीज़न एक्चुअली करना है, एक आपको रेशियो निकालना है और वही रेशियो आपको प्रोबेबिलिटी दे देगा। इतनी आसानी से प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ हमको मिल जा रही हैं। तो ईच ऑफ द इंटरचेंज नंबर्स हैव टू बी पुट ओवर द सम ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स। तो जो भी डिफरेंसेस यानी कि मिले हैं तो
तो उन डिफरेंसेस को अभी हम लोग करके देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। उन डिफरेंसेस को ऐड कर देना है, जो एडिशन है, जो सम है वो नीचे रख दिया डिनोमिनेटर में, और जो नंबर हर रो वाला है इंटरचेंज करके मिला था, और हर कॉलम वाला जो है जो मिला था इंटरचेंज करके, उसको हमने न्यूमरेटर में रख दिया। और ये जब हमने सिंप्लीफाई कर दिया, फ्रैक्शन एक मिल गया हमको, ऑब्वियसली न्यूमरेटर में कुछ मिल रहा है और डिनोमिनेटर में मिल रहा है। तो ये जो फ्रैक्शन मिल रहा है, इसको जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़, सिंप्लीफाई दीज फ्रैक्शंस टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़। अब जिसके सामने, जिस स्टडी के सामने ये प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी हुई है, फ्रैक्शन लिखा हुआ, वो उस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी तो उसके बाद ये भी देखेंगे, ये भी हम लोग, प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी तो प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके हम काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे कि गेम की वैल्यू क्या होगी, लॉन्ग रन में गेम की वैल्यू क्या मिलेगी। ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग अबाउट performing each of these steps mentioned in this case. To subtract the smaller payoff in each row from the larger one and the smaller payoff in each column from the larger one. तो पहली रो में हम देख रहे हैं, पहली रो में जो आ रहा है, मिल रहा है हमें 25 माइनस 5, 25 माइनस 5, तो 20 लिख दिया। और दूसरी रो में जो डिफरेंस है 10 और 15 का, तो स्मॉलर को बड़े में से सब्ट्रैक्ट करना, इसलिए 15 माइनस 10 हमने लिखा है, और हमें वैल्यू मिल रही है 5। इसी तरीके से कॉलम में हमने किया, तो 25 और 10, 25 और 10 का जो डिफरेंस है वो 15 आ गया, 5 और 15 का जो डिफरेंस है वो 10 आ गया। इस तरह से ये चीज़ें मिल गई। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर पे ऑफ इन ईच रो फ्रॉम द लार्जर वन एंड द स्मॉलर पे ऑफ इन ईच कॉलम अगेन फ्रॉम द लार्जर वन, ये हमको मिल गया। अगला स्टेप हम क्या देख रहे हैं? अगला स्टेप हमारा जो था, इट वाज इंटरचेंज ईच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सब्ट्रैक्टेड नंबर्स ऑब्वियसली फाउंड इन द प्रीवियस स्टेप। तो पिछले स्टेप में जो हमने कैलकुलेशन किया था, हमने देखा था यहाँ पर इस जगह पे 20 आया था और इस जगह पे 5 आया था। हमने इसको उठा करके इंटरचेंज कर दिया, 20 इधर आ गया और 5 इधर चला गया, तो इस तरह से इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज ईच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सब्ट्रैक्टेड नंबर्स फाउंड इन द प्रीवियस स्टेप। द सेम थिंग इज बीइंग डन इन कॉलम्स। तो कॉलम में भी यही काम कर लिया हमने। जो 10 मिला था, 25 माइनस 10 हमें मिला था 15, वो 15 इधर भेज दिया हमने, और 5 और 15 का जो डिफरेंस 10 मिला था वो 10 इधर आ गया, इंटरचेंज हो गया। सिंपल। ऐसे ही 10 आपको थोड़ा सा देखिए, मेरे हिसाब से जो प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है, ऑड्स मेथड जो है वो आसान है, लेकिन इसकी लॉजिक आपको समझने में प्रॉब्लम थोड़ी आ सकती है। तो थोड़ा जब आप पैटर्न एक कर लेंगे और समझ लेंगे कि क्या क्या स्टेप्स हैं, स्टेप्स देख लेंगे और 4-5 गेम अगर ले करके इसको सॉल्व कर लेंगे इस मेथड से प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये ध्यान रहे, मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स में, क्वांटिटेटिव सब्जेक्ट्स में जो एक सही तरीका है फॉर्मूले या प्रोसेसेस या स्टेप्स को याद रखने का, स्टेप्स याद रखने का सही तरीका यही है कि आप रटे ना, आप इतने प्रैक्टिस कर लीजिए न्यूमेरिकल्स, इतने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए, देख के करिए, स्टेप्स देख करके करिए और अपने दिमाग में बैठ जाए आपके, इस तरह से होना चाहिए। तो ये 4-5 अगर आप क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने आप ये स्टेप्स आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, और उसके बाद फिर आपको कुछ ज़्यादा समस्या नहीं होगी। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर तीसरा स्टेप, पुट ईच ऑफ द इंटरचेंज नंबर्स ओवर द सम ऑफ द पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो जो हमने जो वैल्यू आई थी 25 माइनस 5 का डिफरेंस 20 आया था, वो इधर आ गया, 10 और 15 का डिफरेंस 5 आया था, ये इधर चला गया। तो इस स्लाइड पे हम लोग देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है, पुट ईच ऑफ द इंटरचेंज नंबर्स ओवर द सम ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स। तो जो हम लोगों ने एडिशंस किए थे, जो डिफरेंसेस निकाले थे और डिफरेंसेस निकाल के जो इंटरचेंज किया था, उसको अब हम लोग जो डिफरेंसेस के जो सम आए हैं उनसे डिवाइड करना है। तो 25 और 5 का जो डिफरेंस हमको मिला था, 25 और 5 का डिफरेंस जो कि हमने
इंटरचेंज करके इधर लिख दिया था 20, और इसी तरह से 10 और 15 का जो डिफरेंस मिला था जिसे हमने इंटरचेंज करके लिख दिया था इस तरफ। अब हमने क्या किया कि 5 और 20 को ऐड कर लिया, 5 और 20 को ऐड कर रहे हैं तो 5 अपॉन 20 प्लस 5 हो गया और 20 अपॉन 20 प्लस 5 हो गया। इस तरह से हम लोगों को ये वैल्यूज़ मिल रही हैं और यही काम हमको कॉलम में करना है। यही वैल्यूज़ जो हैं, यही वैल्यूज़ हमको प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ दे देंगी। तो यही चीज़ हम कॉलम वाइज कैसे कर रहे हैं, तो 25 और 10 का जो डिफरेंस था वो इधर आ गया 15, और 5 और 15 का जो डिफरेंस है वो इधर आ गया 10। डिफरेंस इस तरह से हमने लिख ही लिया था, और 10 और 15 दोनों को जोड़ दिया। 10 प्लस 15 से हम इन डिफरेंसेस को डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 10 अपॉन 10 प्लस 15, 15 अपॉन 10 प्लस 15, ये हमको मिल जाएगा कॉलम वाइज और इस तरह से रो वाइज, ये दोनों चीज़ें मिल गई। तो पुट ईच ऑफ द इंटरचेंज नंबर्स ओवर द सम ऑफ द पेयर ऑफ नंबर्स, ये काम हो गया। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज। तो ये जो वैल्यू मिल रही हैं, ये मिल क्या रही हैं, कैसे हमने किया, जब हमने ऐड किया और उसको डिवाइड किया तो 5 अपॉन 25 मिल गया, 5 अपॉन 25 दैट इज 1/5। फिर हमने इधर किया 20 अपॉन 25 जो आया वो आ गया 4/5। इसी तरह से इधर 10 अपॉन 25 मिल गया हमको 2/5 और 15 अपॉन 25 मिल गया हमको 3/5। नाउ व्हाट आर दीज वैल्यूज और व्हाट आर दीज प्रोबेबिलिटीज, व्हाट दीज प्रोबेबिलिटीज आर गोइंग टू सिग्निफाई, ये समझना ज़रूरी है। इसके थ्रू हम लोग गेम की वैल्यूज निकाल ही लेंगे, लेकिन इन प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब क्या, ये इसे हम अगर बोल दें P1 और ये है P2, तो प्लेयर A selecting strategy A1, the probability is P1 that is 1/5. The probability of A using strategy A1 during this particular game is 1/5. The probability of A using strategy A2 in this game is 4/5. तो ये इसके चांसेस कि A2 यूज़ करेगा A 4/5 हैं, इसके चांसेस कि A1 यूज़ करेगा 1/5 है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यही गेम कंटिन्यू करें या A और B यही गेम कंटिन्यू करें, बार बार इसको आपस में इनके ये गेम बार बार होता रहे, तो 5 में से एक बार A1 यूज़ करेगा और करीब 4 बार, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है लेकिन करीब करीब 5 में से एक बार इन द लॉन्ग रन, 5 में से एक बार A1 यूज़ कर रहा है तो 5 में से 4 बार A2 यूज़ कर रहा है, ये चीज़ निकल करके आएगी। और इसी तरह से B जब B की तरफ से क्या अप्रोच होगी, B की B3 को यूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 2/5 है और B की B4 यूज़ करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 3/5 है। तो अगेन दिस मीन्स व्हाट डज इट मीन कि B जो है B3 को 5, अगेन इफ वी टॉक अबाउट 5 टाइम्स द गेम इज बीइंग प्लेड बिटवीन A एंड B, तो 5 में से 2 बार B3 यूज़ करेगा, 5 में से किसी 3 बार B4 को यूज़ करेगा। These are the meaning of probabilities. We can say that the probability for the column player, these are, we can say Q1 and Q2. तो इसको हम लोग मान लें Q1 और Q2 और उधर मान लें P1 और P2। तो इस तरीके से हमको तो प्रोबेबिलिटी तो मिल गई, हमें ये पता चल गया, ऑब्वियसली ये हम पहले से जान रहे थे कि ये गेम मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम है। ये गेम इसमें कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी तो यूज़ नहीं की जाएगी, दोनों ही प्लेयर्स जो हैं वो दोनों ही स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करेंगे, जो दो स्ट्रेटजीज अवेलेबल हैं, कभी एक का कभी दूसरे का। और क्योंकि ये मिक्स्ड स्ट्रेटजी गेम है इसलिए जब दोनों स्ट्रेटजीज यूज़ करेंगे तो गेम की जो वैल्यू आएगी, गेम की वैल्यू इसमें से कोई एक नहीं हो सकती है, इसके बीच में कहीं कुछ आएगी, इन चारों के बीच में कहीं आएगी। मिनिमम 5 है और मैक्सिमम 25 है, इसके बीच में ही कहीं गेम की वैल्यू मिलेगी। ऑब्वियस है कि अगर A1 यूज़ करेगा, B3 यूज़ करेगा तो 25 आ गई गेम की वैल्यू। 25 का मतलब हो गया A को 25 रुपये का, इफ दीज आर रुपीज़ वी कैन से, तो 25 का गेन हो गया और B को 25 का ही लॉस हो गया। अगर
A1 और B B4 यूज़ कर रहा है तो द वैल्यू ऑफ द गेम इज इन दैट केस 5. A gains 5 and B loses 5. Similarly, if A uses A2, B uses B3, then the value of the game would be 10. A wins 10 and B loses 10, and in case of A2 and B4, the value of the game is 15. A wins 15 and B loses 15. तो ये हम देख ही रहे हैं कि कोई भी कुछ फिक्स नहीं है, ना ए के लिए A1 और A2 में से कोई चीज़ फिक्स है, ना B के लिए B3 और B4 में से कोई चीज़ फिक्स है. तो अगर फिक्स नहीं है तो ये गेम की जो वैल्यू इनमें हॉवर करती रहेगी. कभी कोई एक आएगी, कभी कोई दूसरी आएगी. तो लॉन्ग रन में क्या होगी वो एक तरह से हम लोग वेटेड एवरेज की तरह से निकालते हैं. वो चीज़ क्या है, वो हम लोग वेटेड एवरेज की तरह से निकाल रहे हैं. वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, जो वैल्यूज़ हैं गेम की उनका एवरेज निकालना है. जो गेम की वैल्यू है एक तरह से उसका एवरेज आ जाएगा. ए के लिए कभी ये इन दोनों में से कोई, कभी इन दोनों में से कोई, तो इसका एवरेज आ जाएगा. इसी तरह से बी के लिए भी एवरेज आ जाएगा. तो जब एवरेज आएगा तो एक तरह से हम लोग जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, प्रोबेबिलिटीज़ को हम यूज़ करते हैं वेट की तरह. प्रोबेबिलिटीज़ को वेट की तरह यूज़ किया जाता है और एवरेज निकाल लेते हैं. तो ये वेटेड एवरेज यहाँ पे निकाला जाएगा. वेटेड मीन एक तरह से निकाला जाएगा, नॉट द सिंपल मीन ऑफ द पे ऑफ्स बट द वेटेड मीन. अगर कहीं ऐसा होता कि दोनों के चांसेस बराबर होते, ए के A1 और A2 प्ले करने के चांसेस बराबर होते, 50-50% होता, और B का भी B3 और B4 यूज़ करने के चांसेस बराबर होते, 50-50% होता, उस केस में हम सिंपली ऐड करके 2 से डिवाइड करते और आंसर हमको गेम की वैल्यू का मिल जाता. लेकिन अभी हम वेटेड एवरेज निकालेंगे. अभी हमको वेटेड एवरेज चाहिए, और वेट्स ऑब्वियसली द प्रोबेबिलिटीज़ विल बी यूज्ड एज वेट्स. तो एक चीज़ जो ऑड्स मेथड के फेवर में है, जो उसको काफ़ी सिंपल बनाया जाता है, हमें केवल हमने 3-4 स्टेप्स हमने देखे हैं, और वो 3-4 स्टेप देख करके, उन 3-4 स्टेप्स का इस्तेमाल करके हम बहुत आसानी से प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं. प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली उसको यूज़ नहीं किया. प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको तो हम लोग लेकिन यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और आसानी से कर ले रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ हमको मिल जा रही हैं. तो अब जो फाइनली हमें करना क्या है, लेकिन कि गेम की वैल्यू पता करनी है. तो गेम की वैल्यू ऐसे सिंपल तरीके से पता चल जाएगी. क्या गेम की वैल्यू है? गेम की वैल्यू हम लोग 4 तरीके से निकाल सकते हैं, और हर केस में एक्चुअली आएगा सेम रिजल्ट. क्या कर रहे हैं हम लोग? देखिए, इफ़ इन द केस व्हेन सपोज लेट्स से इफ़ बी सेलेक्ट्स स्ट्रेटजी B3, ये 4 अलग अलग जो चीज़ें दी हुई हैं, इनका मतलब क्या है? इफ़ बी सेलेक्ट्स स्ट्रेटजी B3, उस केस में ए के लिए क्या वैल्यू आएगी? ए कभी A1 यूज़ करेगा, कभी A2 यूज़ करेगा. कितना बार यूज़ करेगा? ए 1/5 चांसेस हैं A1 यूज़ करने के, 4/5 चांसेस हैं A2 यूज़ करने के. तो गेम की वैल्यू क्या हो गई? 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 4/5. तो यही यहाँ पे लिखा हुआ, 25 मल्टीप्लाइड बाई 1/5 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई 4/5. और इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ रही है 13. एंड द सेम थिंग, सेम रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड, कैन बी रीच्ड थ्रू अदर वेज ऑल्सो. इफ बी से यूजेस स्ट्रेटजी B4, तब गेम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू 1/5 प्लस 15 इंटू 4/5. 5 इंटू 1/5 प्लस 15 इंटू 4/5. इसको एक को हम लोग अगर थोड़ा एक्सपेंड करके सॉल्व करके देख लें, 25 इंटू 1/5 कितना हो गया? 5 हो गया. 25 इंटू 1/5 5 हो गया. 10 इंटू 4/5 40/5 दैट इज 8 हो गया. 5 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 13. सिमिलरली यहाँ पर भी 5 इंटू 1/5 1 हो गया, प्लस 15 इंटू 4/5 15 इंटू 4 60/5, या तो हमें मिल गया 12, और इसको ऐड किया 13. सिमिलरली 25 इंटू 2/5 या 50/5 10 हो गया. 5 इंटू 3/5 13 हो गया, सॉरी 3 हो गया, और जोड़ दोनों को जोड़ने पे 13 यहाँ भी मिल गया. ये क्या कर रहे हैं हम लोग? अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों थे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ए, ये दोनों कैलकुलेशंस हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बी. वैल्यू वही आ रही है. तो क्या कर रहे हैं हम लोग?
हमें जब सॉल्व करना होगा, एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जब हमें एक्चुअली गेम की वैल्यू निकालनी होगी तो इन चारों में से किसी भी एक तरीके से निकाला सकता है। चारों तरीके आपको इसलिए यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं जिससे कि ये समझ में आए कि जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो मैच हर केस में करेंगी। यू हैव ऑल फोर ऑप्शंस अवेलेबल विद यू। तो 25 इंटू 2/5, 25 ये निकाल ही लिया। इसी तरह से 10 इंटू 2/5, तो 10 इफ क्या है 10 इंटू 2/5, 15 इंटू 3/5, 10 इंटू 2/5 प्लस 15 इंटू 3/5, ये जब निकालेंगे तो ये भी उसी तरह से आ गया। 10 इंटू 2 20/5 4 हो गया, 15 इंटू 3 45/5 9 हो गया, 4 प्लस 9 13 हो गया। तो गेम की वैल्यू जो है वो 13 है। और जैसा कि हम लोगों ने मैंने पहले भी बात की थी कि जो मैक्सिमम वैल्यू 5 है और मिनिमम वैल्यू 25 है, इसके बीच में ही आएगा, इसके बीच में कहीं पर भी आ सकता है, किसी के भी क्लोज हो सकता है, कहीं पर भी आ सकता है। तो वैल्यू आ रही है 13। तो इस तरीके से हम लोग ऑड्स मेथड का यूज़ करके प्रोबेबिलिटीज़ पता करते हैं और गेम की वैल्यू पता करते हैं। तो एक बार और अगर हम लोग रिव्यू कर लें जो स्टेप्स हैं, subtract the smaller payoff in each row from the larger one and the smaller payoff in each column again from the larger one. Interchange each of these pairs of subtracted numbers found in the previous step. Put each of the interchange numbers over the sum of the pairs of numbers. तो हमने वो रेशियो निकाल लिया, उस रेशियो को, उस फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया अगले स्टेप में। सिंप्लीफाई द फ्रैक्शन टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़ एंड यूजिंग दोज प्रोबेबिलिटीज़ एज वेट्स, और या वेट्स को बोल लें तो वेटेड मीन बोल लें, या फिर कह लें कि एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं गेम की लॉन्ग रन में जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। और 4 अलग तरीके से निकल सकती है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। उसमें से कोई भी एक तरीका का यूज़ करके हम लोग ये काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ द ऑड्स मेथड। 2x2 गेम्स को सॉल्व करने का ये हमारे पास तरीका है। और 2x2 से ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड गेम्स होंगे उनको सॉल्व करने का तरीका हम लोग अगले सेशंस में देखेंगे। थैंक यू।